हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आई होप फिजिक्स का बोर्ड का पेपर अच्छा गया होगा। बट जितना मुझे सुनाई में आ रहा है इस बार कुछ तो गड़बड़ हुई है फिजिक्स के पेपर में। जो आता था वो नहीं आया, डेरिवेशन एक दो आए। ठीक है, तो अक्सर जो बच्चे पढ़कर जाते हैं उससे तो इस बार फिजिक्स ने उल्टा कर दिया। खैर, होता भी यही है, फिजिक्स इज नेवर इजी। हर साल हर सेशन के बच्चों को फिजिक्स मौका देती है कि वो ये बाहर आए पेपर देके और इस बात को बोल सकें कि भाई हमारे साल फिजिक्स का पेपर सबसे टफ आया था। मैंने भी यही बोला था और तुम लोग भी यही बोलोगे। तो मैंने अपना जब पेपर दिया था 2013 में दिया था, तब में मैंने ये बोला था। 14 वालों ने भी बोला, 15 वालों ने बोला और मैं तब से सुनता आ रहा हूँ। आज 25 वाले भी निकल के यही बात बोल रहे हैं। बट अब जिसका बिगड़ा वो संभलो, जिसका अच्छा गया कॉन्फिडेंस लो और लग जाओ केमिस्ट्री पर। क्योंकि केमिस्ट्री परसेंटेज बूस्ट करने में ना फिजिकल एजुकेशन से कम नहीं है। इस तरीके से किसी बच्चे ने फिजिकल एजुकेशन 2-3 दिन बढ़िया से पढ़ी और फोड़ के आ जाता है, वैसे ही केमिस्ट्री को अब जो बच्चा 4 दिन बड़े ध्यान से समझ लेगा वो फोड़ आएगा। ये केमिस्ट्री फिजिक्स जैसी ये स्टेटमेंट देने का मौका नहीं देती है। केमिस्ट्री जिनको आती है उनके लिए हमेशा सिंपल रही है। जिनको नहीं आती, जो अभी भी इसी दुविधा में है कि क्या करें कैसे होगा, हाय तौबा मचा रहे हैं, उनका तो कुछ नहीं होना। तो जो बच्चे सही लाइन पे चल रहे हैं और जो सही लाइन पे आने की सोच रहे हैं उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा यूजफुल होने वाला है। सो आज के इस वन शॉट लेक्चर के अंदर हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करने वाले हैं, बेसिक से लेकर समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, ये डायलॉग कितना सही है ना, जिसने भी दिया है। चलो, सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है बेटा। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर मैं बात करता हूं तो बेसिकली हमारे पास सबसे पहले आए एडिशन कंपाउंड्स। या मैं उससे पहले भी एक सिंपल सी बात बोलूं कि हमने ये देखा कि ट्रांजिशन मेटल्स आर फाउंड टू फॉर्म, या मैं बोलूं आर फाउंड टू बाइंड found to bind with large number of neutral molecules and anions via coordinate bond to form एडिशन कंपाउंड। तो बेटा इनिशियली सीधा ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इजाद नहीं हुआ। सबसे पहले देखा गया कि यार ट्रांजिशन मेटल है, वो आए, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और एनायंस के साथ जुड़ने चालू हो गए और उन कंपाउंड को इनिशियली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलने से पहले हमने क्या बोलना स्टार्ट कर दिया, एडिशन कंपाउंड्स बोलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब इसी एडिशन कंपाउंड्स को जब फर्दर देखा गया तो क्या पता चला कि एडिशन कंपाउंड हमारे दो तरीके के होते हैं। एडिशन कंपाउंड हमारे कितने तरीके के होते हैं बेटा, दो तरीके के होते हैं। अब आप बोलोगे सर एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो समझ लो सिंपल सी बात है कि व्हेन टू और मोर स्टेबल मॉलिक्यूल कंबाइंड इन अ फिक्स्ड स्टोइक्योमेट्रिक प्रोपोर्शन। जब दो या दो से ज्यादा आपके बेटा क्या लोग एक फिक्स स्टोइक्योमेट्रिक प्रोपोर्शन, वो भी स्टेबल लोग आके जुड़ते हैं तो एडिशन कंपाउंड बनता है। अब यही एडिशन कंपाउंड को जब हमने देखा तो ये एडिशन कंपाउंड दो टाइप का होता है। कुछ एडिशन कंपाउंड्स को हमने बोला डबल सॉल्ट, क्या बोला, डबल सॉल्ट। और कुछ को बोला हमने बेटा क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आ गई बात समझ में। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, पेपर आसान बनाना है तो पूछ सकता है कि भैया डिफरेंस बता दीजिए डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर। तो सबसे बड़ा डिफरेंस बेटा क्या होता है कि डबल सॉल्ट भैया जैसे ही इनको पानी में घोलते हो तो ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं।
ठीक है, इनको देख के कोई पहचान ही नहीं सकता कि किस घराने के लोग हैं। ठीक है, जैसे देखो, जैसे मान लो आपके पास है KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। ठीक है, अब तुमने इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाला, तो जैसे ही डालोगे तो यहाँ पे K प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस और प्लस Mg+2 एक्वस, यही आएगा। अब आप खुद सोचो, ध्यान से समझो, मान लो कि मैं ना तुम्हारे सामने एक बाल्टी लेके आया जिनमें ये सॉल्ट घोला हुआ है और तुम्हें सामने ये 3 आयंस दिख रहे हैं, तुम्हें और कुछ नहीं पता, तुम्हारे सिर्फ बाल्टी में 3 आयंस दिख रहे हैं बच्चों। क्या तुम इन 3 आयन से एक्चुअल ऊपर वाला सॉल्ट लिख सकते हो? नहीं। तो पहला पॉइंट ही यही है, दे लूज देयर आइडेंटिटी, ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते। वहीं अगर मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करूं, जैसे मान लो K4, ये इस तरीके से दिखता है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखो इनका कोई मेल ही नहीं है, जैसे इस तरीके के लोग दिखना चालू हो जाए समझ लेना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इनको जब पानी में डाला तो यहां क्या हुआ, यहां मुझे ये इस तरीके से डिसोसिएट होते हुए नजर आए। अब आपके सामने मान लो मैं सॉल्यूशन लेके आऊं और उस सॉल्यूशन में ये 2 आयंस दिख रहे हैं, एक कैटायन एक एनायन, क्या आप इसको देखिए फटाफट से ऊपर वाला सॉल्ट नहीं लिख दोगे? टाइम लगाओगे? नहीं। तो ये चीज है कि दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद अगर यहां पे आप देखोगे, ऑल पॉसिबल, जितनी भी पॉसिबल आयंस है, ऑल पॉसिबल आयंस आर प्रोड्यूस्ड, जितने पॉसिबल। बट यहां पर देखो Cn माइनस Fe, ये लोग आयनिक फॉर्म में बाहर आए ही नहीं। ऑल पॉसिबल आयंस कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो अगर हर आयंस को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए टेस्ट भी करोगे तो डबल सॉल्ट में पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, इसमें नेगेटिव रिजल्ट आएगा। आया समझ में? और यहीं से देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे ये जो आपको बिग ब्रैकेट वाले लोग दिख रहे हैं यही स्पेशल लोग हैं। ये लोग देखो ऐसे हैं जो आयंस में टूट के बाहर नहीं आ रहे, सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव कर रहे हैं। और यही जो सिंगल एंटिटी वाले लोग हैं इन्हीं को ही कॉम्प्लेक्स आयन के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को ही बेटा किसके नाम से? कॉम्प्लेक्स आयन के नाम से जाना जाता है। अब आप खुद देखो कि यार ये जो कंपाउंड है कुछ अलग है, इन कंपाउंड का नूर अलग है, इन कंपाउंड की बात ही अलग है, कैसे बन रहे हैं? नॉर्मल कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड तो ऐसे नहीं होते, ये ऐसे क्यों स्टेबल कंपाउंड जुड़ रहे हैं? अगर इनकी ज्योमेट्री क्या है, इनकी बॉन्डिंग किस मॉडर्न थ्योरी से एक्सप्लेन होंगी, इनका नाम क्या होगा, ये सारी चीजें चर्चा का विषय बन गई। तो ये जब सारी चीजें चर्चा का विषय बन गई तो भैया हुआ क्या, एक साइंटिस्ट आए और वो साइंटिस्ट थे एल्फर्ड। और इन साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बनते हैं इस पे कमेंट किया। सो एल्फर्ड वर्नर थ्योरी। सो एल्फर्ड वर्नर सबसे पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कॉन्सेप्चुलाइज्ड किया अबाउट फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अबाउट शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। समझ में आ गई बात? सो हाउ डिड ही, सो व्हाट ही डिड, सो हिज थ्योरी says that metal atom here shows टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी। तो जो मेटल इस पूरे कंपाउंड को बनाने की जो लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इनको जोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो एक वैलेंसी शो नहीं करता, शोज टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी। अब ये तो आपको शुरू से पता है कि भैया किसी ना किसी को कोई भी चीज जब कंबाइन होती है तो दे शुड शो सम वैलेंसी, उनके कुछ ना कुछ वैलेंसी वो शो करेंगे, तभी वो क्या होंगे, कंबाइन होंगे कि नहीं होंगे। तो यहां पर ये कंबाइन होने के लिए दो तरीके की वैलेंसी शो करते हैं बच्चों। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। सो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? तो बेटा प्राइमरी वैलेंसी होती है कि भाई जो मेटल एटम आयन जो भी आपका कॉम्प्लेक्स बना रहा है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो रेफर करता है, सो इट इज रेफर्ड टू एज, इट इज रेफर्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट shown by
मेटल एटम स्लैश आयन। तो जो भी मेटल एटम आयन आपकी जो भी शो करेगा उसको अपन प्राइमरी वैलेंसी बोल देते हैं। अब सेकेंडरी वैलेंसी क्या है बेटा? तो सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट आप कुछ इस तरीके से समझो कि इन्होंने क्या किया है, कंपाउंड लिया, ठीक है, ठीक है, मान लो इधर लिख, तो मान लो इन्होंने एक कंपाउंड लिया COCl3.6H2, ठीक है। अब इसको जैसे ही उन्होंने एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया और इसी एक्वस सॉल्यूशन में बेटा उन्होंने मिक्स किया साथ में AgNO3। अब आप खुद देखो, ये लोग आयनाइज्ड होंगे एक्वस सॉल्यूशन में, AgNO3 भी क्या होगा, आयनाइज्ड होगा, और ये आयंस आपस में कंबाइन होकर कुछ नया प्रोडक्ट बनाएंगे। तो उसी के अंदर देखा गया कि कुछ मोल, कुछ मान लो x मोल AgCl प्रेसिपिटेट हो गए, सिर्फ इसके अलावा और कुछ भी फॉर्म नहीं हुआ। तो यहां से क्या आप सोचोगे कि शायद जब ये पूरा कंपाउंड आयनाइज होने गया तो सिर्फ क्लोरीन के ही आयंस आयनाइज्ड होके बाहर आए, बाकी जो लोग कोबाल्ट और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है ये आयनाइज्ड होके बाहर नहीं आए। इसका मतलब ये अभी भी एक सिंगल एंटिटी कंबाइंड फॉर्म में ही प्रेजेंट है। तो इन्होंने यही चीज बोला कि सेंट्रल एटम के साथ, ठीक है, आयनाइज एक्वा सॉल्यूशन में डालने के बाद भी जो लोग आयंस के फॉर्म में टूट के नहीं आते, जो लोग अभी भी सेंट्रल एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड हैं, आयनाइज नहीं हुए, उन्हीं को ही उन्होंने किसकी तरह, सेकेंडरी वैलेंसी की तरह रेफर कर दिया। अब इस पे क्वेश्चन भी बनता है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो इसीलिए जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो आपकी जनरली फिक्स्ड होती है आपकी पर्टिकुलर सेंट्रल एटम और मेटल आयन के लिए। सो इट इज फिक्स्ड for central atom slash ion in its ऑक्सीडेशन स्टेट, जो भी वो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे उसमें फिक्स्ड होती है। दूसरी चीज देखो, प्राइमरी वैलेंसी क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इट इज सेटिस्फाइड ओनली बाय एनायंस। भाई पॉजिटिव को तो नेगेटिव ही सेटिस्फाई करेगा और नेगेटिव चार्ज एनायन से ही आएगा। यहां पर आपकी सेकेंडरी वैलेंसी की काउंटिंग में ऐसा नहीं है सिर्फ एनायन ही हो, satisfied by neutral molecules and anions। उसके बाद बेटा प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होती है, वहीं सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल होती है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से सेंट्रल एटम से जुड़े होते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओवरलैपिंग से ही बनता है और ओवरलैपिंग एम ही नहीं होती, दे नीड पर्टिकुलर ओरिएंटेशन। इज दैट क्लियर? सो प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, समझ में आया? तो चलिए आपके सामने फटाफट से कुछ एग्जांपल लेता हूं और आप और मैं मिलके वहां पे सेकेंडरी वैलेंसी को कैलकुलेट करते हैं, प्राइमरी वैलेंसी को कैलकुलेट करते हैं। चलिए तो सबसे पहली बात इसमें लेते हैं। सो प्राइमरी वैलेंसी निकालने का मतलब उसकी ऑक्सीडेशन, प्राइमरी वैलेंसी किसके इक्वल होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट के ही इक्वल होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का सिंपल तरीका मैं आपको क्या बता रहा हूं, जिसका निकालना उसका मान लो x, तो क्रोमियम का निकालना x प्लस बाकी सबका चार्ज का कॉन्ट्रीब्यूशन, 6 वाटर है हर वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन 0 प्लस 3 क्लोरीन है हर क्लोरीन का -1, ओवरऑल चार्ज पूरे मॉलिक्यूल पे 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, +3, दैट इज प्राइमरी वैलेंसी 3। दूसरी चीज, सेंट्रल एटम को छोड़ के जितने भी लोग आपके बिग ब्रैकेट में प्रेजेंट हैं, जितने भी लोग बिग ब्रैकेट में प्रेजेंट हैं, ये 6 वाटर मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो पानी में डालने के बाद आयनाइज्ड होकर बाहर नहीं आए, इन्हीं को सेकेंडरी वैलेंसी की तरह रेफर करेंगे। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ गई, 6। ऐसे बेटा यहां पर अगर अपन देखा जाए, यहाँ पे अगर मैं आपको देखूं तो प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट के ही बराबर होगी, यहाँ क्या हमेशा ही ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होगी। अब जिसका निकालना उसका x, निकालना किसका, आयरन का, तो बाकी सबका चार्ज और कंट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। पोटेशियम अल्कली मेटल है, +1 वैलेंसी दिखाते हैं, तो 4 पोटेशियम सब लोग +1 दिखा रहे हैं, प्लस x 6 Cn माइनस होता है तो 6 Cn मिल गए सब पे -1 चार्ज, ओवरऑल चार्ज 0। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, +2। सो प्राइमरी वैलेंसी यहाँ से कितनी आई बेटा, 2 आई। और सेकेंडरी वैलेंसी आप फिर से देखोगे स्क्वायर ब्रैकेट में, बिग ब्रैकेट में, सेंट्रल एटम आयरन को छोड़ के जो लोग आयनाइज होकर बाहर नहीं आएंगे वो 6 Cn माइनस आयंस हैं, तो उसी को सेकेंडरी वैलेंसी की तरह रेफर कर दिया। तो देखिए आप यहाँ पे इजीली प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए अब इसी दौड़ भाग में एक ऑप्शनल क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आ सकता है कि
guess the compound if COCl3.6NH3 is treated with aqueous AgNO3 solution and it is seen that 3 moles of AgCl is precipitated out। 3 मोल AgCl प्रेसिपिटेट होके बाहर आए। तो भैया इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बच्चों कि भाई मेरे पास मान लो COCl3.6NH3 ये है। अब आपको मालूम है अगर आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या होगा? कुछ लोग ऐसे होंगे, भाई अभी सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो आयनाइज होके बाहर नहीं आएंगे और कुछ आयंस ऐसे होंगे जो आयनाइज होके बाहर आ जाएंगे। ठीक, वहीं आपने AgNO3 लिया तो AgNO3 को जैसे ही एक्वस में डाला तो ये Ag प्लस एक्वस प्लस NO3 माइनस एक्वस में टूटा। अब आपको क्या मालूम है कि भाई दोनों जब आयनाइज हुए तो यहाँ के आयंस कुछ आपके कॉम्प्लेक्स के आयंस को पकड़ के क्या होंगे, पकड़ेंगे। तो हमने वही चीज कौन किसको पकड़ा था, हमने देखा यार 3 मोल AgCl प्रेसिपिटेट आउट। इसका मतलब AgCl मतलब कॉम्प्लेक्स में Cl माइनस आयन को क्या किया होगा, रिलीज, तभी इस Ag ने Cl माइनस को पकड़ के प्रेसिपिटेट बनाया। अब हमें कॉन्सेप्ट क्या पता है कि यार 1 मोल Ag प्लस जब 1 मोल Cl माइनस से साथ जुड़ेगा तो 1 मोल AgCl देगा। अब हमारे बन कितने मोल रहे हैं, 3 मोल AgCl बन रहे हैं। इसका मतलब आपके 3 मोल Ag प्लस ने 3 मोल Cl माइनस के साथ रिएक्ट किया होगा। अब आप खुद देखो कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर आप देखोगे सो कॉम्प्लेक्स के अंदर आपके पास 3 मोल ही Cl है तो शायद सारे के सारे Cl डिसोसिएट होके बाहर आ गए तभी 3 मोल बना। तो जो बचे हुए लोग हैं वो बाहर आयनाइज्ड होके नहीं आए, इट मींस वो आपका किसका, कॉम्प्लेक्स का पार्ट अदा कर रहे हैं। किसका पार्ट अदा कर रहे हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स का पार्ट अदा कर रहे हैं। उनको मैं ऐसे लिख दूंगा और साथ में ये ऐसे ही होंगे तभी ये कहानी बन सकती है। इसका मतलब अगर मुझसे गेस द कंपाउंड बोला गया है तो यहाँ पे कंपाउंड क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा, कोबाल्ट NH3 होल 6 बिग ब्रैकेट क्लोज Cl3। तो जब भी बेटा इस तरीके से कंपाउंड है तो आप बता सकते हो। इज दैट क्लियर? जितने मोल क्लोरीन AgCl बन रहे हैं मतलब उतने क्लोरीन डब्बे के बाहर, बाकी सबको डब्बे में अंदर रख दो, आपके पास आ जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? बहुत बढ़िया। अब ध्यान से समझना बच्चों, अब क्या होता है कि यही जो बिग ब्रैकेट ये सब बातें मैं बोल रहा हूँ, डब्बे के बाहर डब्बे के अंदर, इनका कुछ तो मतलब होगा, इनका कुछ तो नाम होगा। तो आइए बेटा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स सीखते हैं। इन इंपॉर्टेंट टर्म्स की डेफिनेशन आपके सामने डिफाइन करके पूछी जा सकती है तो ध्यान देना। तो मान लीजिए मैंने एक कॉम्प्लेक्स लेता हूं मैं K3FeCN होल 6। तो बेटा इस कॉम्प्लेक्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमेशा ध्यान रखना तो बिग ब्रैकेट होता है, हम इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहते हैं इसको हम, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल एटम और सेकेंडरी वैलेंसी में जो लोग पार्टिसिपेट करें उनको कंबाइंडली टुगेदर हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। आया समझ में कि नहीं? ठीक है। और साथ ही साथ जो लोग बेटा समझ रहे हो डब्बे के बाहर रहते हैं इनको काउंटर आयन बोला जाता है। और जिस बंदे की वजह से कॉम्प्लेक्स बन रहा है मतलब जो लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और एनायंस को कंबाइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको कहते हैं सेंट्रल एटम स्लैश आयन। और इसी सेंट्रल एटम स्लैश आयन के साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू उनको बेटा हम कहते हैं लिगेंड्स। क्या कहते हैं बेटा, लिगेंड्स बोलते हैं।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किन लोगों को क्या बोला जाता है। सो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे, सो इसको आप क्या बोलोगे? अ स्क्वायर ब्रैकेट विच इंक्लूड्स सेंट्रल एटम स्लैश आयन एंड लिगेंड्स इन इटसेल्फ। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्या बोलोगे कि सेंट्रल एटम आयन एंड लिगेंड टुगेदर आर नोन एज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब देखो इसी के साथ और इन सब की डेफिनेशन के लिए आप एनसीईआरटी रेफर कर सकते हो। एनसीईआरटी में इनकी डेफिनेशंस दे रखी हैं और साथ ही साथ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मेरी पीडीएफ है, ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल का उसका लिंक भी मिल जाएगा जहां पे वो पीडीएफ अपलोडेड है, तो आप वहां से भी चैप्टर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, दो डेफिनेशन और हमसे रैंडमली पूछी जाती है। एक होती है होमोलिप्टिक स्पीशीज और एक होता है हीट्रोलिप्टिक स्पीशीज। सो होमोलिप्टिक स्पीशीज और हीट्रोलिप्टिक स्पीशीज की अगर मैं बात करूं तो क्या होंगे? तो अगर मान लो कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर ये NH3 होल 6 एक ही तरीके का लिगेंड है। ठीक है, लिगेंड एक तरीके से डोनर एटम होते हैं, समझ रहे हो? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, एक ही तरीके का लिगेंड है तो होमोलिप्टिक। और अगर मान लो मेरे पास इस तरीके से दो या दो से ज्यादा टाइप्स ऑफ लिगेंड होंगे तो क्या बोलूंगा? हीट्रोलिप्टिक। तो मैं एक डेफिनेशन लिख देता हूं, आप दूसरी बना लोगे। मैं क्या बोल सकता हूं? सच कॉम्प्लेक्स which consist of only one type of donor atom, जिनको अपन लिगेंड्स कहते हैं, कॉमा नोन एज होमोलिप्टिक। और जब भी बेटा इस तरीके से आपके पास आए तो आप डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल जरूर लिखें, डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल जरूर लिखें। तो सच कॉम्प्लेक्स विच कंसिस्ट टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ डोनर एटम ब्रैकेट में लिगेंड्स आर नोन एज हीट्रोलिप्टिक स्पीशीज, उसकी डेफिनेशन आए हो आप बना सकते हैं। अब रही बात कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये बन तो रहे हैं, बट ये दिखाई कैसे देंगे, इनकी ज्योमेट्री क्या होगी? तो उस ज्योमेट्री और इसको समझने के लिए आपको कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। नाउ व्हाट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन? तो हम क्या बोल सकते हैं? द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ ligands अराउंड सेंट्रल एटम स्लैश एन। भाई लिगेंड्स स्पेस में किस तरीके से सराउंड कर रहे हैं सेंट्रल एटम आयन को, जिससे एक फिक्स्ड ज्योमेट्री बन के निकले, उसी को कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। तो द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल एटम स्लैश आयन आर नोन एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। तो देखो बेटा, फ्लो में चल रहा है, यहाँ पे शेरो शायरियां नहीं होने वाली होंगी। ठीक है, सो क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर देखते हैं इसकी। तो चलिए स्ट्रक्चर देखें। ठीक है, स्ट्रक्चर देखते हैं कैसी होती है, आओ। तो स्ट्रक्चर देखें तो बेटा मान लो, इस स्ट्रक्चर समझने से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक डेफिनेशन, एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ सकता है जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। सो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? सेकेंडरी एलएनसी से ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बबुआ? सो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड directly formed with central atom slash ion in a complex comma known as coordination number। तो सिंपल चीज है, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड डायरेक्टली आपके फॉर्म हो रहे हैं सेंट्रल एटम आयन के साथ, ठीक है, उसी को आप कोऑर्डिनेशन नंबर बोलोगे। तो मान लेते हैं कि अगर मेरा
जो कॉम्प्लेक्स है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो दो पॉसिबल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकती है, एक है टेट्राहेड्रल और दूसरी है स्क्वायर प्लेनर। एक है टेट्राहेड्रल, दूसरी है बेटा स्क्वायर प्लेनर। तो टेट्राहेड्रल का मतलब क्या हो गया, पंखा, पंखे की सारी पंखुड़ियां नीचे कर दो, पंखे की सारी पंखुड़ियां नीचे कर दो और जो ऊपर डंडा है उसके साथ एक ज्योमेट्री फील करो, वो टेट्राहेड्रल। और स्क्वायर प्लेनर का मतलब क्या हो गया भैया, आपके फॉर एग्जांपल स्क्वायर बन रहा हो, चारों लिगेंड को जोड़ो, स्ट्रक्चर स्क्वायर हो, और अगर उसको एक दीवार वहां से खड़ी करो, सारी उसी दीवार पे आ जाए तो उसको कहते हैं प्लेनर। कोई डाउट? ऐसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा तो अगेन दो स्ट्रक्चर होगी बच्चा, एक होगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, दूसरी होगी स्क्वायर पिरामिडल। तो ट्राइगोनल पिरामिडल कुछ ऐसी होगी, कुछ ऐसी होगी, ठीक है, कॉमिकल बॉन्जिंग में पड़ा होगा। और स्क्वायर पिरामिडल, पहले बनाओ स्क्वायर, ऊपर एक बॉन्ड लेके आओ जिससे पिरामिड बन सके, तो इसको कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल, इसको कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो शेप होगी ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाय पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल या फिर क्या होगी, उसका क्या होगी, स्क्वायर बाय पिरामिडल, इस तरीके से होगी बच्चों। तो इस तरीके से अगर आपके लिगेंड स्पेस में ओरिएंटेड हैं तो पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 5 6 के लिए आपको ये पॉसिबल ज्योमेट्री देखने को मिल सकती है। अब आपके समझ में आया, दिमाग में आएगा सर कब टेट्राहेड्रल कब स्क्वायर प्लेनर, तो बेटा ये सब ज्योमेट्री से पता चलेगा। तो एक बार को बता भी देता हूँ, आगे चल के जब भी पढ़ो कि किसी की ज्योमेट्री sp3 टेट्राहेड्रल, किसी की ज्योमेट्री dsp2 स्क्वायर प्लेनर, किसी की ज्योमेट्री sp3d, किसी की ज्योमेट्री sp3d तो ट्राइगोनल पिरामिडल। आगे बात समझ में, dsp3 dsp3 स्क्वायर पिरामिडल और sp3d2 और d2sp3 ये क्या होगी आपकी ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर पिरामिडल, दोनों पे एक ही, ठीक है। तो आया कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, होमोलिप्टिक हिटोलिप्टिक क्या होता है, किसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर काउंटर एंड सेंट्रल एटम क्या बोलते हैं, कैसे कैसे समझ में आया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो अब अपन यहाँ से बेटा पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली किसके लिए बात करना स्टार्ट करेंगे, लिगेंड्स के लिए बात करना स्टार्ट करेंगे। किसके लिए कर देंगे, लिगेंड्स के लिए। आई होप समझ में आ रहा होगा यहाँ तक, आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा तेज लगेगा भैया, आखिरी दिनों में पढ़ लो, बट जिसने भी इस तरीके से अभी पूरा ध्यान लगा लिया और मैं जो जो क्वेश्चंस कराने वाला हूँ वो सारे क्वेश्चंस कर लिए भैया, उसके वारे नहीं आ रहे, इसको पढ़ेंगे और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, वारे नहीं आ रहे हो जाने। तो लेट्स स्टार्ट विद लिगेंड्स, लिगेंड्स को स्टार्ट करते हैं। चलिए लिगेंड्स से शुरू कर दें, ठीक है बच्चों। और लिगेंड्स क्या होता है समझते हैं। तो लिगेंड्स क्या होते हैं, कुछ आइडिया नहीं है, चलो देखो। सो लिगेंड्स बेसिकली आप एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो आसान भाषा में कि लिगेंड्स उनको कंसिडर किया जाता है जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। अब आपके जो लिगेंड्स हैं वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आपके जो लिगेंड्स हैं वो एनायंस भी हो सकते हैं। अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे तो इनको बोला जाएगा न्यूट्रल लिगेंड्स और एनायंस होंगे तो इनको बोला जाएगा नेगेटिव लिगेंड्स। अब इन लिगेंड्स का काम क्या होता है, ये लिगेंड्स बेटा क्या करते हैं, जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल होता है, जो सेंट्रल एटम आयन होता है, उनके पास बेटा होते हैं वेकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। तो इनके पास होने चाहिए वेकेंट ऑर्बिटल। अब ये लिगेंड क्या करते हैं, वेकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर जो इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो इनके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर।
तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा मेटल है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो इनको लुईस एसिड और लुईस बेस की तरह भी कैरेक्टराइज कर सकता हूँ। आ गई बात समझ में? तो ये आपके लिगेंड्स होते हैं। अब लिगेंड्स की अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, बात करूँ, तो कोई भी एक लिगेंड, समझ रहे हो, नंबर ऑफ बॉन्ड formed by a ligand with central atom or ion is known as its density। भैया सिंपल सी बात है, एक अकेला लिगेंड सेंट्रल एटम को जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बाइंड कर रहा है, उसके सराउंडिंग उसे घेरा, उसको घेर रहा है, जितने बॉन्ड से सेंट्रल एटम को घेरेगा वो उसकी डेंसिटी होती है। जैसे मान लो कि आपके पास कोई मेटल है, उसको लिगेंड एक ही बॉन्ड से घेर रहा है, उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक और एक ही बॉन्ड से उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा है, तो ऐसो को कहते हैं मोनोडेंटेट। क्या कहते हैं? मोनोडेंटेट। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? such ligands which has only one donor site, या मैं ऐसे बोलूं which binds, मैं ऐसे बोलता हूं which binds central atom slash ion with one donor site are known as मोनोडेंटेट। इनको क्या कहते हैं बेटा? मोनोडेंटेट कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स आप इनके देख लीजिए, क्या होते हैं, जैसे Cl माइनस, F माइनस, Br माइनस, NH3, ठीक है, H2O और Cn माइनस, NO2 माइनस, ठीक है, और CH3, NH2, ये सब बेटा हमारे क्या हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। वहीं अगर मेटल को लिगेंड्स के पास दो डोनर साइट्स है, अकेला लिगेंड्स है और वो दो डोनर साइट और दोनों का यूज करके मेटल को बाइंड करे, तो ऐसे को कहते हैं डाइडेंटेट और बाइडेंटेट। क्या कहते हैं? डाइडेंटेट और बाइडेंटेट। अब देखो डाइडेंटेट और बाइडेंटेट, अब आप इसकी डेफिनेशन बना लोगे, सच लिगेंड्स व्हिच बाइंड सेंट्रल एटम आयन विद टू डोनर साइट्स आर नोन एज डाइडेंटेट। इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ, इनको तो याद ही रखना, जैसे CO3-2। अब इससे आप थोड़ी थोड़ी नेमिंग भी सीखना बच्चों। जैसे इसको क्या कहते हैं? कार्बोनेट। तो लिगेंड्स की तरह अगर ये एक्ट कर रहे हैं तो आप सिंपल से याद रखो, 8 हटाकर एटो कर दो, तो आप इसको क्या बुलाओगे? कार्बोनेटो। क्या बुलाओगे? कार्बोनेटो। और इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है कि एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, और अगर दोनों ही मेटल एटम को बाइंड करने निकल जाए तो उसको हम कहते हैं बाइडेंटेट। ऐसे ही बेटा एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे C2O4-2, इसको OX-2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कहते हैं ऑक्सलेटो। जैसे उसको कार्बोनेटो कहते हैं, इसको ऑक्सलेटो कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़ दो, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और एक इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और दोनों ही अगर आपके दोनों डोनर साइड को यूज करके बाइंड करें तो ये भी एक बाइडेंटेट हुआ। और देखो बेटा एग्जांपल, एक होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, NH2 CH2 CH2 NH2। ठीक है, एक मिनट मैं इसको हटा के सही कर देता हूं आपके लिए, ठीक है। अब दोनों नाइट्रोजन पे एक एक लोन पेयर होता है, तो ये दोनों डोनर साइड के साथ अगर बाइंड कर ले तो ये भी एक बाइडेंटेट हुआ। इसको क्या कहते हैं? इसको बुलाते हैं हम ईथेन 1,2 डाई अमाइन, इन शॉर्ट EN से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। और लास्ट एंड फाइनल, भाई ये चार ही बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं, इसी में तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको बताता हूँ, एक मिनट, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस।
तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर आ, इसने बाइंड किया, इसने बाइंड किया, इसको कहते हैं ग्लाइसिनेटो, और इसको GLY माइनस से डिनोट कर दें। तो ये 4 आपके बेसिक एग्जांपल्स है बेटा, जिनको आपको बाइडेंटेड लिगेंड्स की तरह क्या रखना है बच्चों, याद रखना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आई होप आपको बैक करके आप सारी चीजों को देखते हुए चल सकते हो, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा, तो वेरी इंपॉर्टेंट आता है पॉलीडेंटेट। अब देखो पॉलीडेंटेट लिगेंड आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे लिगेंड जिनके पास दो सॉरी 3 या 3 से ज्यादा डोनर साइट्स हो। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड में जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड को। किसको पढ़ते हैं बच्चों, हेक्साडेंटेट लिगेंड। और हेक्साडेंटेट लिगेंड की तरह जो बिहेव करता है वो होता है EDTA-4। इसका नाम होता है इथाइलीन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट। क्या होता है, इथाइलीन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट होता है बच्चों, ठीक है। तो इथाइलीन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट, इसकी स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बताऊं CH2, ठीक है। इधर अगर मैं देखूं तो नाइट्रोजन होगा, इससे भी नाइट्रोजन होगा, इस नाइट्रोजन से एसीटेट आयन, 2 एसीटेट आयन जुड़े हैं, इस नाइट्रोजन से भी 2 एसीटेट आयन जुड़े हुए हैं। तो अगर आप यहां से देखोगे तो 2 नाइट्रोजन आपका डोनर साइट की तरह एक्ट कर रहा है एंड 4 ऑक्सीजन एटम डोनर साइट की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो टोटल डोनर साइट कितनी हो गई बच्चों, 6 हो गई। कितनी हो गई, 6। इसको कहते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड। इज दैट क्लियर। और इसी डेंटिसिटी में आइसोमेरिज्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आपको पता होना, इसके तो एग्जांपल डायरेक्टली पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एम्बीडेंटेड लिगेंड। भैया एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, अब इसकी जो इस डेंटिसिटी को, जो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, इस डेंटिसिटी का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड से नहीं है। पहली चीज तो एक चीज क्लियर कर लो कि सारे एम्बीडेंटेड मोनोडेंटेड ही होते हैं। तो फिर फर्क क्या है, तो फर्क ये होता है बेटा कि सच लिगेंड हैविंग 2 और more donor site but combine only with one donor site at a time। कि भैया होती तो क्या है, 2 से ज्यादा है, 2 या 2 से ज्यादा, बट बॉन्ड एक एक करके ही बनाएंगे। जैसे 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 देखो NO2 माइनस, अब देखो इसको क्या बुलाते हो, नाइट्राइट। तो ध्यान रखना अगर लिगेंड की तरह काम कर रहा है और किसी के नाम की आइट आ रहा है, तो आइट हटाकर आइटो कर दो। तो यहां से नेमिंग भी सीख लो। अब इसकी अगर बात करोगे, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक सिंगल बॉन्ड से, तो अगर नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो इसको बोलेंगे नाइट्राइटो एन। और अगर यही बॉन्डिंग ऑक्सीजन से हो रही है, देखो या तो नाइट्रोजन से होगी या ऑक्सीजन से हो रही है, तो इसको बोलेंगे नाइट्राइटो ओ। क्या बोलेंगे, नाइट्राइटो ओ। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, अगर मेटल एटम को नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है NCS माइनस में, और यह मेटल एटम से सल्फर बॉन्ड बना रहा है SCN माइनस के अंदर, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइसोथायोसाइनेटो, और इसको बोलेंगे सिर्फ थायोसाइनेटो। ऐसे ही CN माइनस साइनाइड, ठीक है। तो अगर कार्बन से बॉन्ड बन रहा है तो साइनाइडो, और अगर नाइट्रोजन से बन रहा है तो आइसोसाइनाइडो। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, साइन। तो सिंपल सी बात है, आइड हटाकर आइडो कर दो, जिसके भी आ रहा है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको, साइनाइडो, और इसको बोलेंगे आइसोसाइनाइडो। आया बच्चों समझ में। तो डेंटिसिटी की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो डेंटिसिटी हमारी किसके, अरे कहाँ गया, ऊपर का गायब हो गया क्या, कोई बात नहीं, लोड हो जाएगा। तो कितने टाइप के होते हैं, मोनोडेंटेट,
बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट में कौन सा पड़ा, हेक्साडेंटेट वाला पड़ा। आगे बात समझ में। फिर एम्बीडेंटेट जहाँ पे एक से ज्यादा डोनर साइट होगी बट यूज हम एक ही करेंगे एट अ टाइम, यूज हम एक ही करेंगे एट अ टाइम। आया समझ में। लिगेंड्स क्या होते हैं बच्चों। तो चलो आगे मूव करते हैं। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स ये सब आपको समझ में आ गया। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जिसको अपन कहते हैं बेटा किलेशन। क्या कहते हैं, किलेशन। ठीक है। सो किलेशन का सिंपल सा मतलब आप समझो, आपको जिस पर्सपेक्टिव से यहाँ से क्वेश्चन आएगा आप उसको ध्यान में रखें तो ज्यादा बेटर होगा। सो किलेशन को बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो जो रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है, किलेशन की अगर मैं बात करूं तो जो रिंग टाइप स्ट्रक्चर्स अगर आपके कॉम्प्लेक्स में बन रहे हैं तो उसको किलेशन कहते हैं। अब रिंग टाइप स्ट्रक्चर कब बनेगा, रिंग टाइप स्ट्रक्चर तभी बन सकता है जब कॉम्प्लेक्स के अंदर बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड्स हो। ठीक है। सो हम उनको कहते हैं कि किलेट कॉम्प्लेक्स। भाई नॉर्मल किलेट कॉम्प्लेक्स वो होंगे जहां पे आपके पास बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हो, इन्हीं को अपन क्या कहते हैं, किलेट कॉम्प्लेक्स। और नॉन किलेट कॉम्प्लेक्स कौन होंगे, नॉन किलेट कॉम्प्लेक्स आपके होते हैं जहां सारे के सारे मोनोडेंटेट लिगेंड्स हो, सारे के सारे क्या हो बेटा, मोनोडेंटेट लिगेंड्स हो। जैसे तो मान लो कि आपके पास एक लिगेंड है जिसने मेटल को दो डोनर साइड से बाइंड कर रखा है। ठीक है, तो ये रिंग बनी। और एक कॉम्प्लेक्स है जहां सारे लिगेंड्स ने ऐसे बाइंड कर रखा है। सो कुल मिला के यहाँ पे जो सवाल बनता है बेटा, वो सवाल बनता है स्टेबिलिटी पे कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स में बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड है, वो रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना रहा है, सो वो हमेशा एक नॉन किलेट कॉम्प्लेक्स से ज्यादा स्टेबल होगा। और किलेशन का अक्सर जब भी क्वेश्चन बनता है तो इसी टाइप का या इसी के लिए बनता है। सो किलेशन क्या होता है, कैसे वहां पे काम होगा, समझ में आ गया किलेशन का यूज। ठीक है, चलिए। तो किलेशन के लिए सिर्फ इतनी सी याद रखो, कब बाकी आपका काम बढ़िया चलेगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो अपन आइसोमेरिज्म पे मूव करेंगे, बट आइसोमेरिज्म पे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस अपन, या इसको भी डिस्कस करने से पहले, अरे सबसे मेन चीज रह गई। हाँ सर वन शॉट पढ़ा रहे हो, इतना भी तेज मत भगाओ, नहीं भगा रहे भैया। याद आ गया, सर को भी याद आ गया कि सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट IUPAC नेमिंग, ये तो रही गया। तो IUPAC नेमिंग यहाँ पर अपन सबसे पहले सीखेंगे हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। क्या सीखेंगे, IUPAC नेमिंग करना सीखेंगे। ठीक है। अब देखो IUPAC नेमिंग जब भी हम करें तो एक रूल याद रखो कि कैटायन नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय एनायंस, कि कैटायन को सबसे पहले लिखना है फिर उसके पीछे पीछे किसको लिखना है, एनायंस को। आगे बात समझ में। अब दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स आए, ठीक है, तो भाई कैटायन को हम पहले लिख देंगे, एनायन को बाद में लिख देंगे। ठीक है। दूसरी चीज, कॉम्प्लेक्स आयन की नेमिंग कैसे होगी, क्योंकि भाई आपके किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो पार्ट होंगे, एक पार्ट कॉम्प्लेक्स आयन होगा और दूसरा पार्ट काउंटर आयन होगा। तो कॉम्प्लेक्स आयन की जब भी आप नेमिंग करोगे तो इसमें क्या होंगे, लिगेंड्स फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल, अगर एक से ज्यादा है तो पहले लिगेंड्स को करोगे इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलोड बाय सेंट्रल एटम, और ब्रैकेट में उसकी आप क्या लिख दोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। और काउंटर आयन के बारे में ध्यान रखना, नेम एज वी कॉल देम इन नॉर्मल कंपाउंड। जैसे नॉर्मल कंपाउंड में बुलाते हैं, जैसे क्लोरीन को क्लोराइड, ब्रोमीन को ब्रोमाइड, पोटेशियम को पोटेशियम, सोडियम को सोडियम, वैसे ही बुलाना है। और साथ ही साथ विदाउट इट्स मल्टीप्लिसिटी, और वहां पे उसकी क्वांटिटी कितनी है ये कभी नहीं लिखना कि दो है तीन है, इसको नहीं, डाई क्लोराइड ऐसा नहीं, सिर्फ सीधा क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, पोटेशियम, सोडियम ऐसे लिख के छोड़ देना है। आगे बात समझे। बट
लिगेंड्स को जब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे तो लिगेंड्स की मल्टीप्लिसिटी को बिल्कुल आपको शो करना है। तो इनकी मल्टीप्लिसिटी अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा एक्सेट्रा। 6 से ऊपर जाना भी नहीं है। आ गई बात समझ में? कोई डाउट? वेरी गुड। दूसरी चीज अगर अपन यहाँ पे अपन बात करें तो अगर मान लो आपके पास कोई लिगेंड है और लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई, ट्राई, टेट्रा आता है, अगर लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा आता है तो उसकी मल्टीप्लिसिटी के लिए, तो उसकी मल्टीप्लिसिटी अगर 2 है तो डाई की जगह आप यूज करोगे बिस, ट्राई की जगह आप यूज करोगे ट्रिस, और टेट्रा की जगह आप यूज करोगे टेट्राकिस। क्या यूज करोगे? टेट्राकिस। आ गई बात समझ? ठीक है। अब दूसरी चीज, अगर मान लो कि जिस कॉम्प्लेक्स आयन की आप नेमिंग कर रहे हो, अब वो कॉम्प्लेक्स आयन आपके कंपाउंड का कैटायनिक पार्ट है। क्या है? कैटायनिक पार्ट है। तो जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम कॉल्ड एज पीरियोडिक टेबल नेम। तो सेंट्रल एटम को जैसे पीरियोडिक टेबल में बुलाते हो ना बच्चों, वैसे कोबाल्ट को कोबाल्ट, क्रोमियम को क्रोमियम, जिंक को जिंक, निकल को निकल, मैंगनीज को मैंगनीज, ऐसे सिंपल बुला देना है। बट अगर आपका कॉम्प्लेक्स आयन एनाइनिक पार्ट में है, एनाइनिक पार्ट में है, तो सेंट्रल एटम के नाम में से ईएम है तो हटाकर 8 जोड़ दो। अगर नहीं है तो डायरेक्टली 8 जोड़ दो। जैसे जैसे क्रोमियम, ईएम हटाया क्रोमेट, निकल नहीं है सीधा जोड़ा निकलेट। समझ में आया? ऐसे। और 5 लोग ऐसे, जैसे आयरन, इसको आयरनेट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे टोटल चेंज फेरेट। सिल्वर, इसको सिल्वरेट नहीं बोलेंगे, इसको टोटल बोलेंगे अर्जेंटेट। गोल्ड, इसको क्या बोलेंगे? ऑरेज। आगे बात समझे? ब्लेड, इसको बोलेंगे प्लम्बेट। इसको क्या बोलेंगे? प्लम्बेट। और टिन, इसको क्या बोलेंगे? स्टनेट। तो भैया इतनी सी बातों का अगर आपने ध्यान रख लिया तो आप क्या कर सकते हो? सीधा नेमिंग कर सकते हो, सीधा नेमिंग कर सकते हो। तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। सिर्फ इतने से पॉइंट्स का तुमको क्या रखना है? ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर? चलो तो देखो, आप नाम से स्टार्ट करते हैं। अब लिगेंड्स को क्या कैसे कैसे बुलाते हैं बेटा, वो आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे जैसे जैसे कुछ पढ़ाते जा रहा हूँ आपको बताते भी जा रहा हूँ। ठीक है? तो कुछ लिगेंड्स के नाम अपन प्रैक्टिस से ही सीखेंगे। बाकी मैं आपको जो पीडीएफ आपको मैं पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप सारी चीजें सीख सकते हो। ठीक है? थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है? तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ नेमिंग के। जैसे मान लो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है CO H2O होल 6 Cl3। तो बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि आपको फॉर्मूले से नाम लिखना है, तो भैया आपका जो फ्रंट में लिखा पार्ट है ये आपका क्या हो जाएगा? कैटाइनिक पार्ट। और ये आपका क्या हो जाएगा? एनाइनिक पार्ट। भाई ये हो गया कैटाइनिक पार्ट और ये आपका क्या हो गया? एनाइनिक। हमने क्या बोला? कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय
एनायन। सो कैटायनिक पार्ट आपका क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स की नेमिंग जिस भी तरीके से होती है कॉम्प्लेक्स आयन की, वो कॉन्सेप्ट यहाँ लगा दो। कॉम्प्लेक्स आयन में सबसे पहले हम लिगेंड को लिखते हैं, फिर हम सेंट्रल एटम को लिखते हैं और फिर एनायन को लिखेंगे। तो भाई कॉम्प्लेक्स में अगर लिगेंड को पहले लिखना है तो लिगेंड की क्वांटिटी कितनी है, 6। तो 6 के लिए आप क्या लिखोगे, हेक्सा। अब वाटर, यहाँ पे वाटर नहीं लिखोगे, यहाँ पे H2O लिगेंड को अपन बोलते हैं एक्वा। तो हेक्सा एक्वा, लिगेंड्स की नेमिंग कंप्लीट। अब हम जा रहे हैं किसमें, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कैटायनिक पार्ट में पड़ा है, तो जैसे अपन पीरियोडिक टेबल में बुलाते हैं CO को कोबाल्ट, तो कोबाल्ट। साथ ही साथ ऑक्सीडेशन स्टेट, आप ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब प्राइमरी वैलेंसी निकालोगे तो 3 आएगी, जिसको आप यहाँ रोमन में लिखोगे। और काउंटर आयन जो कि एनायनिक पार्ट है, जैसे नॉर्मल कंपाउंड को बुलाते हो तो Cl को नॉर्मल कंपाउंड में क्या बुलाते हो, क्लोराइड। तो सिंपल आपको क्या लिख देना है, क्लोराइड लिख देना है। तो हेक्सा एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड, इसकी मल्टीप्लिसिटी नहीं लिखनी, ट्राई क्लोराइड मत लिख देना। और यहाँ पे स्पेसिंग भी नहीं दी जाती है, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जांपल देखो, आपके पास K3 FeCN होल 6 है। तो यहाँ पे अगर बेटा ध्यान दोगे तो ये जो आपका पार्ट है, इस बार जो काउंटर आयन वाला पार्ट है, ये इस बार कैटायनिक पार्ट है। और जो पीछे वाला पार्ट है, ये इस बार एनाइनिक पार्ट है। ये आपका क्या है बेटा, एनाइनिक पार्ट है। अब आपको कैटायन को पहले लिखना है बाद में। अब काउंटर आयन को तो जैसे बुलाते हैं पीरियोडिक टेबल में वैसे बोल दो। तो पोटेशियम को पोटेशियम ही बोलते हैं, टेट्रा पोटेशियम मत लिखना, इसकी मल्टीप्लिसिटी नहीं लिखेंगे बाबा, पोटेशियम। अब हम एनायनिक पार्ट, अब एनायनिक पार्ट आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन। तो कॉम्प्लेक्स आयन को जो ट्रीट करते हैं कि लिगेंड पहले फिर उसके पीछे पीछे सेंट्रल एटम, लिगेंड लिखेंगे, लिगेंड की मल्टीप्लिसिटी बताते हैं, लिगेंड की क्वांटिटी 6 है। तो 6 के लिए हेक्सा, CN को क्या बोलते हैं, साइनाइडो, जिसकी वजह साइनाइड बोलते हैं, नॉर्मल आइड आता है तो आइडो कर देते हैं, साइनाइडो। और आयरन क्योंकि एनायनिक पार्ट में, तो अभी आपको पता है इसका नाम चेंज होगा। सो इसको हम बोलेंगे फेरेट। क्या बोलेंगे, फेरेट। प्राइमरी वैलेंसी निकालेंगे, अब 3 आएगी। तो पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट, आपके पास ही क्या आ गया, क्या आ गया, नाम आ गया। ऐसे ही देखो एक और, ऐसे ही अब देखो इसको देखो, अच्छा है, कोबाल्ट EN होल थ्राइस Br3। अब ध्यान से समझना, अब मान लो क्वेश्चन में आपसे प्राइमरी वैलेंसी पूछा हो, दूसरा क्वेश्चन में आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा हो, और तीसरा क्वेश्चन में आपसे नेम पूछा हो। भाई सारी चीजें एक साथ भी पूछी जा सकती है, भैया बोर्ड है, कुछ भी कर सकता है। फिजिक्स के पेपर में जो बच्चों के रिएक्शन देखो, जो चैनल वाले डाल रहे हैं, हा 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 हा, जेई से ऊपर, जेई से ऊपर लेवल था। तो यहाँ पे तैयारी करो, क्या पता केमिस्ट्री का भी जेई से ऊपर कर दे, जेई में भी कौन सा हार्ड आता है, कर दे, तैयार रहो, आओ। तो प्राइमरी वैलेंसी यहाँ क्या होगी, आप निकालोगे। कैसे निकालते हैं प्राइमरी वैलेंसी, जिसकी निकालनी होती है एक्स प्लस 3, आपके पास क्या है, इथाइलिन डायमाइन, उसकी चार्ज कितना होता है, 1 पे 0, तो 3 पे 0 होगा टोटल, प्लस 3 ब्रोमीन है, 1 पे -1, ओवरऑल चार्ज क्या है, 0। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट 3। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, अब आप बोलो अरे सर यहाँ तो 3 लिगेंड है, 3 लिगेंड क्या होगा, 3 बॉन्ड बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 3। अरे भैया भूलो मत कि EN एक बाइडेंटेट लिगेंड है, एक अकेला बाइडेंटेट लिगेंड 2 बॉन्ड बनाता है, तो 3 मिलके 6 बनाएंगे। तो टोटल सेंट्रल एटम 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से घिरा हुआ है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब रही बात नाम की, तो नाम के लिए हम क्या करते हैं, आगे वाला हिस्सा जो आगे लिखा होता है उसको बोल देते हैं कैटायनिक पार्ट, और जो पीछे लिखा होता है उसको बोल देते हैं एनायनिक पार्ट। और कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहले कैटायन को लिखो फिर एनायन को। कैटायन भाई कौन है आपका, कैटायन आपका एक कॉम्प्लेक्स आयन है। सो कॉम्प्लेक्स आयन में कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहले लिगेंड को लिखो फिर सेंट्रल एटम, लिगेंड की क्वांटिटी। अब देखो यहाँ पर इथेन 1,2 डाई अमाइन, नाम में पहले से डाई आ रहा है, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी के लिए ट्राई वर्ड यूज नहीं करोगे, आप लिखोगे ट्रिस, फिर ब्रैकेट में लिखोगे इस लिगेंड को इथेन 1,2 डाई अमाइन। आ गई बात समझ में, अमाइन की स्पेलिंग में देखो सिंगल एम आ रहा है, डाई अमाइन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई 3, और Br को नॉर्मल कंपाउंड में ब्रोमाइड कहते हैं, तो ब्रोमाइड, और इसकी मल्टीप्लिसिटी फिर से नहीं दिखाएंगे। तो ट्रिस इथेन 1,2 डाई अमाइन कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड, है कि नहीं बच्चों। ऐसे ही देखो, मान लो अगर आपके सामने कुछ ऐसा आ जाए
क्रोमियम NH3 होल 4 H2O होल ट्वाइस Cl3। अब इसमें क्या करोगे? तो मैंने कहा भैया लॉजिक्स अपनाएंगे। तो लॉजिक क्या कहता है? अगेन ये तुम्हारा क्या है बच्चा? ये तुम्हारा है कैटाइनिक पार्ट, ये तुम्हारा क्या है? एनआयनिक पार्ट। कैटाइनिक पार्ट तुम्हारा क्या है? एक काम भाई बोर्ड में ऐसे मार्क नहीं करना, पर हाँ कर भी लोगे रफ में तो तुम्हारा ही काम आसान होगा, सामने वाले को समझ में आएगा। भैया बोर्ड में ध्यान रखना, जितना एग्जामिनर को क्लियरली समझ में आएगा उतना तुम्हारे मार्क्स बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या बात करेंगे? अब कॉम्प्लेक्स कैटायन को पहले लिखना है। अब देखो ध्यान से समझना, NH3 को अपन बोलते हैं अमाइन, तो इस अमाइन की स्पेलिंग में डबल एम आता है। अगर यही NH2 के फॉर्म में है तो सिंगल अमाइन, अमाइन की स्पेलिंग में सिंगल एम आएगा। ए फॉर अमाइन। और यहाँ पे वाटर को भी अपन क्या कहते हैं? एक्वा। अब आप बोलोगे सर दोनों ही ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो भैया रोल नंबर में ए के बाद ए, तो ए के बाद जो नेक्स्ट लेटर है उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एम पहले आता है क्यू से। तो अब इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है? 4। तो क्या लिखूंगा? टेट्रा अमाइन डाई एक्वा। सेंट्रल एटम को पीरियोडिक टेबल के नाम से बुलाओ क्योंकि वो कैटायनिक पार्ट में क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा फिर से 3 क्लोराइड। सो टेट्रामाइन डाई एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। देखो क्या नाम लिख दिया, झटपट 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 नाम लिख दिया। आया समझ में कि नहीं आया? ऐसे ही मान लो अगर आपके पास है निकल कार्बोनिल 4, तो अब यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है, तो यही मेरी मेन फर्स्ट पार्ट है, इसी का नाम कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख दो। तो भैया 4 के लिए क्या लिख दोगे? टेट्रा। सीओ, सीओ यहाँ कोबाल्ट नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको बुलाते हैं कार्बोनिल। और निकल, अब आप एक चीज देखो बेटा, कार्बोनिल पे कोई चार्ज नहीं होता, तो अगर निकल का चार्ज x मान लो +4 कार्बोनिल, हर का चार्ज 0, ओवरऑल 0, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ गई। और अगर कभी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आए घबराना मत, 0 हो सकती है। तो जितने भी आपके कार्बोनिल्स होते हैं, टेट्रा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल्स, हमेशा वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली 0 ही होगी। तो आई होप आपको बेटा ये जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं सामने, इससे आपको नेमिंग कैसे करनी है समझ में आई होगी, ठीक है। बाइडेंटेड लिगेंड इन सबको याद रखने का मकसद क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर एक्यूरेट आप कलेक्ट करते हो। अब इसी के बाद अपन आगे बढ़ते हैं, तो जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो ये आता है कि हम IUPAC नेम से फॉर्मूला कैसे बनाए। क्योंकि हमारे पास जो सबसे बड़ी दिक्कत वो ये कि हम जब भी काउंटर आयन लिखते हैं उसकी मल्टीप्लिसिटी शो नहीं करते। काउंटर आयन लिखते हैं तो उसकी मल्टीप्लिसिटी तो कैसे करेंगे? तो मान लो मेरे पास एक नाम, एक क्वेश्चन ले लेता हूं कि मेरे पास है पेंटा अमाइन नाइट्राइटो एन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब भैया इसका फॉर्मूला क्या हुआ? तो देखो मैंने जैसे देखा कोबाल्ट, जैसे पीरियोडिक टेबल वाला नाम, तो मैंने कहा ये आगे कौन होता है? लिगेंड। फिर कौन आता है? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को पीरियोडिक टेबल वाले नाम से बुला रहे हो, इसका मतलब ये सब मिलके एक कैटाइनिक पार्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं। और जो मेरा कैटाइनिक पार्ट है वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब क्लोराइड वाला जो हिस्सा हो गया ये मेरा एनाइनिक पार्ट हो गया। तो बेटा यहाँ पर अगर मेरे को लिखना है तो कैसे करूंगा? देखो बहुत ध्यान से, कैटायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स है, बिग ब्रैकेट। अब बिग ब्रैकेट में भले ही लिगेंड पहले फिर को सेंट्रल एटम आता है, बट लिखते वक्त सेंट्रल एटम फिर लिगेंड कोबाल्ट। पेंटामाइन मतलब NH3 होल 5। नाइट्राइटो N का मतलब है कि आपका लिगेंड NO2 है बट बॉन्ड नाइट्रोजन से बन रहा है। अब क्लोराइड का सील, अब यहाँ पे ऐसे लिख के छोड़ दूं तो शायद गलत हो जाए, क्योंकि क्लोराइड की क्वांटिटी कितनी है भाई? आपको देखो यहाँ पे क्लोराइड 3 था बेटा, क्लोराइड 3 था, बट आपने लिखा सिर्फ क्लोराइड, मतलब लिखते वक्त मल्टीप्लिसिटी नहीं, फॉर्मूले में तो मल्टीप्लिसिटी दिखती है। तो यहाँ पर जिस तरीके से आप चार्ज बैलेंसिंग करके सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट, वैसे ही क्लोरीन का निकाल लो। तो मैंने कहा कोबाल्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 +5, एक अमाइन 0, तो 5 के 5 0 देंगे। अब NO2 माइनस होता तो एक NO2 -1 का दे रहा है, प्लस x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा?
-2। अब आप खुद सोचो, क्या एक क्लोरीन अकेला -2 ओवरऑल चार्ज दे सकता है? नहीं, क्लोरीन अकेला -1 देता है। सो -2 चार्ज देने के लिए कितने क्लोरीन होने चाहिए? 2। सो ये फॉर्मूला ऐसा दिखेगा। तो आई होप आपको नाम से फॉर्मूला बनाना ऐसे करोगे, प्रैक्टिस करो इसके जैसे और क्वेश्चंस की, आपको आराम से चीजें पता चल जाएगी। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, हेक्सा साइनाइडो फेरेट, या मैं इसको आगे से लिख देता हूं, पोटेशियम आगे है, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट 2। अब ये पोटेशियम हेक्सा, तो भाई फेरेट जैसे आया तो मैंने कहा इस बार कॉम्प्लेक्स क्या है? एनाइनिक। इसका मतलब पोटेशियम काउंटर पार्ट है, तो पोटेशियम ब्रैकेट आयरन हेक्सा साइनाइडो Cn होल से। अब क्या पोटेशियम एक हो गया, एक से ज्यादा? तो मैंने कहा देखते हैं। पोटेशियम का चार्ज x मान लो, आयरन का चार्ज 2 है, +6, एक Cn पे -1, ओवरऑल चार्ज 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? +4। क्या अकेला पोटेशियम +4 दे सकता है? नहीं दे सकता। अकेला पोटेशियम +4 नहीं दे सकता। एक पोटेशियम की वैलेंसी +1, तो +4 देने के लिए कितने पोटेशियम मांगता? 4 पोटेशियम मांगता। तो देखो इसका भी आपने फॉर्मूले से नाम से फॉर्मूला बना दिया। सो अपन ने देखो बेटा फॉर्मूले से नाम और नाम से फॉर्मूला बनाना सीख लिया है। तो अब अपन जहां मूव करेंगे उसको बोलेंगे आइसोमेरिज्म। अब हम जिधर मूव करेंगे उसको बोलेंगे आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे? आइसोमेरिज्म। अब ये आइसोमेरिज्म दो तरीके का होगा। एक होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है वो 4 टाइप का होता है। एक होता है आपका सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, तीसरा होता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म और चौथा होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 टाइप्स का होगा। एक जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा होगा हमारा क्या होगा? दूसरा हमारा होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इतना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा। सबसे पहले आप क्या पढ़ना चाहेंगे बताइए, स्टीरियो या स्ट्रक्चरल? तो हमने क्या काम करते हैं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, इससे सवाल आएंगे ही आएंगे आइसोमेरिज्म वाले सेक्शन से। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर सबसे पहला होता है बेटा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब भैया हमारे पास जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स या सवाल बनते हैं वो 2 कॉम्प्लेक्स से बनते हैं, एक जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और एक जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो मैंने कहा एक काम करते हैं कि भैया ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो उनका जियोमेट्रिकल आइसोमर क्या होगा, कैसे होगा? तो मैंने कहा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो बेटा 2 ज्योमेट्री पॉसिबल है, एक टेट्राहेड्रल और एक स्क्वायर प्लेनर। तो एक बात यही दिमाग में रख लें कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जिसका भी होगा, मतलब जिनकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगी, वो कभी भी कोई जीआई शो नहीं करते, नो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्यों नहीं करते? उसका लॉजिक क्या है कि मान लो आपके पास ये टेट्राहेड्रल शेप, ये 4 लिगेंड,
तो बेटा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है कि अगर किसी भी लिगेंड की पोजीशन चेंज करो तो वहां बॉन्ड एंगल में चेंज आना चाहिए, पर यहाँ पर किसी को भी कहीं पे भी रख दोगे तो 109.28 डिग्री का जो एंगल है वही बन रहा है, तो यहाँ ज्योमेट्री में कभी कोई चेंज आएगा ही नहीं, इसलिए टेट्राहेड्रल वाले कभी भी नहीं करते। बट अगर आपका DsP2 हाइब्रिडाइजेशन कोई शो कर रहा है, उसकी स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर होगी और ये लोग इनमें से शोज GI कुछ नहीं भी दिखाएंगे, कुछ दिखाएंगे बट दिखाते हैं। तो हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर से। ठीक है, तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं किसके लिए, स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ठीक है बेटा, वेरी गुड, इनके लिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा मान लो अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स है जहां पे दो लिगेंड एक जैसे, बाकी दो लिगेंड एक जैसे, अगर चारों लिगेंड एक जैसे हो गए तो भैया कहीं को किसी को भी चेंज करो, इंटरचेंज में कभी कोई फर्क नजर आएगा, तो वो GI नहीं करता। तो जहां से GI शो होता है मैं डायरेक्टली वहीं से बता रहा हूं। सो अगर आपके पास इस तरीके से होगा तो मान लीजिए आपके पास A B A B, ये आपके लिगेंड्स बना दिए। तो अभी अगर आप देखोगे ये सेम साइड है, एक तरीके से बोलूं सेम सेम लिगेंड्स के बीच में 90 डिग्री है, तो इसको हम बोलेंगे सिस। वहीं अगर मैं इस A और B की पोजीशन इंटरचेंज कर देता हूं, इस A और B की पोजीशन इंटरचेंज कर दिया तो सेम सेम लिगेंड कहाँ आ गए, 180 डिग्री पे आ गए, तो इसको बोलूंगा ट्रांस। इसका मतलब इस तरीके का कॉम्प्लेक्स कितने GI शो करता है, तो नंबर ऑफ GI अगर कोई मुझसे पूछेगा तो होगा 2। क्या होगा बच्चों, 2। ठीक है, वहीं अगर मान लो अगर मैं दो लिगेंड तो एक जैसे रखता हूं, पर बचे हुए जो दो लिगेंड एक जैसे हैं उसको दो डिफरेंट B और C, दो अलग अलग तरह के लिगेंड्स में स्प्लिट कर दूं, तो यहां पर भी अगर आप देखोगे बेटा तो A और A, B और C, तो ये देखो सिमिलर वाले एक साइड है 90 डिग्री एंगल पे, तो ये हो गया सिस। अगर इसी A और C को इंटरचेंज कर दूं तो A C B और A, तो यहाँ 180 डिग्री पे आ गए, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रांस। इसके अलावा कोई भी पोजीशन घुमा फिरा लो सेम स्ट्रक्चर ही लगेगी, इन दोनों में से ये एक होगी। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ GI कितने आ गए, नंबर ऑफ GI कितने देखने को मिल रहे हैं, नंबर ऑफ GI आपको 2 देखने को मिल रहा है। एक ट्रिक सिखा देता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, कि आपके पास कॉम्प्लेक्स और उनके नंबर ऑफ GI, तो भाई अगर मान लो कॉम्प्लेक्स MA2B2 है तो 2, MA2BC है तो फिर से 2, अगर चारों लिगेंड ही अलग अलग हैं MABCD तो 3, और M अगर मैं यहाँ बोलूं AB2 है तो फिर से 2। तो अगर इस पैटर्न पे अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स है बच्चों तो ये GI आपके शो करेंगे। कैसे बनाना है, सेम साइड अपोजिट साइड कैसे देखना है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए मैंने ड्रॉ करके आपको बता दिया। तो अगर अभी लगे हाथ मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए देखूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कॉम्प्लेक्स का वो फॉर्मेट जहां से आपको GI दिखना चालू होता है वो होता है MA4B2। सारे 6 के 6 अगर एक जैसे लिगेंड होंगे तब भी कोई काम का नहीं, 5 एक जैसे होंगे तब भी कोई GI नहीं, 4 और 2, 4 एक जैसे और 2 अलग अलग होंगे तो GI होगा। तो यहां पर अगर मैं इसको देखूं तो 4 लिगेंड देख रहे हो, ये हो गए 4 एक जैसे और ये हो गए 2 एक जैसे, सेम साइड सिस। वहीं अगर मैं इस A और B की पोजीशन इंटरचेंज कर दूं तो सेम सेम वाले अपोजिट साइड, तो ये हो गया ट्रांस। तो कितनी GI आए, नंबर ऑफ GI, नंबर ऑफ GI आए बेटा 2, नंबर ऑफ GI कितने आ गए, 2 आ गए। तो इसके लिए भी एक छोटी सी आपको ट्रिक सिखाता हूं, ध्यान देना। कॉम्प्लेक्स और नंबर ऑफ GI अगर कोऑर्डिनेशन नंबर वो है, सो मैं पूरा ऐसे लिख रहा हूं MA4B2
Ma4 BC, Ma3B3, Ma3B2C, Ma3BCD, Ma2B2C2, Ma2B2CD, Ma2BCDE। देखो मैं लिगेंड्स चेंज करता जा रहा हूँ, MABCDEF। तो बेटा अगर जब इस तरीके का था तो GI आप ध्यान रखो, टॉप 3 पोजीशन में दो दो, फिर उसके बाद 2 क्या है गिनती, चलो 3 4 5, अब उसके बाद 5 के बाद 6, यहाँ क्या होगा 5 और 4 9, 9 और 6 15। ठीक है, ऐसे ही अगर MAA2B2 तो GI कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, M ऐसे करूं मैं AA3 तो A3B3, फिर से GI हमारे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, जितने भी GI हैं आपको आ जाएगा, मैक्सिमम इसी के अंदर आपका सिमट भी जाना चाहिए। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद अपन किस पे जाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। किस पे जाते हैं बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे जाते हैं। अब देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सिंपल सी ध्यान रखना कि भैया अगर आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने में कैपेबल है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज होगा तो क्या बोल देंगे, डेक्स्ट्रो। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या बोलेंगे, लीवो। तो अगर ऐसा आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और ये काम वो कब कर पाएगा, जब वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज प्रोड्यूस करे। तो अगर नॉन सुपर मिरर इम्पोजेबल मिरर इमेज है जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, तो ऐसी नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस को एनेंशियोमर्स बोलते हैं, और ऐसे कॉम्प्लेक्स को कायरली एक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कायरली एक्टिव बोलते हैं। और अगर डेक्स्ट्रो क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और लेफ्ट साइड घुमा रहा है तो लीवो रोटेटरी, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो लीवो रोटेटरी। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास है कोबाल्ट, और यहां पे मैं लेता हूं OX। OX भी नहीं लेता हूं, OX नहीं लेता हूं, EN लेता हूं। नहीं, EN भी सारे डिजिटल सेम हो जाएंगे, तो मैं ले लेता हूं GLY3। ठीक है, ये लिया। अब जो भी चार्ज वार्ज जो बात की मैं सिर्फ कॉम्प्लेक्स देख रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप इसको ड्रॉ करूं तो कोबाल्ट, अब GLY क्या है, GLY को मैं X मान लेता हूं, ऐसे ऐसे ऐसे। अब अगर मान लो मैं GLY को X माना है, ठीक है ना, मैंने GLY को X के बराबर, तो भैया इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा। ये आई। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो नॉन सुपर इम्पोजिबल है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। इसका मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर्स को मैं एनेंशियोमर बोल सकता हूं। अगर ये एनेंशियोमर्स हैं तो ये कायरली एक्टिव भी होंगे। तो बेटा इस तरीके से हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को क्या करते हैं, चेक करते हैं। क्या करते हैं, चेक करते हैं। जैसे मान लो आपसे बोले कि अमंग सिस क्या था, प्लैटिनम, सिस प्लैटिनम
हाँ, सिस प्लैटिनम En whole twice Cl2 and trans platinum En whole twice Cl2, which one is chirally active? तो बेटा देखो, सिस और ट्रांस बोल रहा हूं, मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की परसेप्शन से ड्रॉ करना है। तो मैंने कहा कि पहले बनाता हूं, तो मैंने कहा सबसे पहले सिस वाले को बनाता हूं, सिस प्लैटिनम En होल ट्वाइस Cl2। जो भी चार्ज वार्ज है क्वेश्चन में होगा, अपन मतलब एक बेसिक फॉर्मेट बता रहा हूं। सो प्लैटिनम En हो गया, Cl और Cl सेम सेम साइड है, सिस। अब अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं तो मिरर इमेज कैसी रहेगी? ऐसी रहेगी। और ये मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल है। नॉन सुपर इम्पोजिबल है, इसका मतलब ये एनेंशियोमर है, इसका मतलब ये कायरली एक्टिव है, ये आपकी कायरली एक्टिव। अच्छा, मैं आपको ये भी बता देता हूँ इसका मतलब ट्रांस वाला क्यों नहीं है। तो देखो, अगर ट्रांस वाले को देखोगे, सो प्लैटिनम En होल ट्वाइस Cl2, तो अगर मैं इसको बनाता हूं तो ये Cl और Cl, En और En ऐसे रहेगा। तो अगर बेटा इसकी मिरर इमेज बनाऊं तो ये जो मिरर इमेज होगी ये डिट्टो सेम होगी, मतलब ये इम्पोजिबल इन्होंने क्या बना दिया, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो ना तो एनेंशियोमर रहा, ना ही ये कायरल एक्टिव रहा। तो इस तरीके का सवाल आए तो बता दोगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है बता दोगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है बता दोगे। ठीक है, आ गई बात समझ में कि नहीं आई? तो इन शॉर्ट स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है बता ही दोगे। तो अब क्या बचा आइसोमेरिज्म में? अब बचा हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो देखो बेटा, रात की बज रही है, ये भी लेक्चर आपके लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2 बज रही है। ठीक है, और जब तक ये लेक्चर एडिट होकर आपके सामने पहुंचेगा तो सुबह हो चुकी होगी। तो 22 तारीख की सुबह होगी जब आप ये लेक्चर देख रहे होंगे। तो उसी टाइम इसको पढ़ के एकदम निचोड़ के फिनिश कर देने का। ठीक है, और साथ ही साथ जो नोट्स में दूं उसको रिवाइज कर देने का, इस वन शॉट को पूरा देख डालने का, और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर डालने का, पीवाईक्यू कर डालने का, चैप्टर बंद कर देने का, और फिर जैसे ही मेरा नेक्स्ट वन शॉट आए उसको उठाओ, उसको करो, खत्म करो। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 5 दिन में हर एक चैप्टर आपको, मतलब 10 जो आपकी छुट्टियां है उसमें 10 चैप्टर को ऐसे करा दूंगा कि मजा आ जाएंगे आपको। जैसा बोल रहा हूँ बस वैसे ही करना है, जैसा बोल रहा हूँ वैसे करना है। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, सीबीएसई को फोड़ देना है, 90% के ऊपर लेके आना है। और हाथ जोड़ के विनती है रे बाबा, जो बच्चे नीट आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, 75 के ऊपर लाने का है तो एनसीईआरटी पढ़ने का है, लिखने का, हाथ चलाने का है। आईआईटी वालों समझो समझो समझो, बुद्धि में उतारो। एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, लिखने बहुत जरूरी है, 75 के ऊपर लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ठन ठन गोपाला हो जाएगा। 2 साल में सब कुछ रह जाएगा, फिर से अगले साल 12वीं का बोर्ड का बोझ उठा लेने का। चाहते हो? नहीं चाहते हो तो देखो, हाथ चलाओ, लिखो, तब जाके काम बनेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं। चलो, तो अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो गया, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बारी। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले जो हमारे पास है वो क्या है बेटा? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो देखो, आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है। तो डेफिनेशन क्या कह रही है कि आयनाइजेशन आइसोमर्स अकर व्हेन अ लिगेंड दैट इज बाउंड टू दिस मेटल सेंटर exchange places with an anion or a neutral molecule that was originally outside the coordination complex. The geometry of the central metal ion and the identity of other ligands are identical. जैसे देखो, मान लो यहाँ पे आपके पास ये कोबाल्ट NH3 होल 5 BrSO4,
तो यहाँ पे बेटा एक चीज़ देखो, जब ये पानी में जाएगा और खुद को आयनाइज करेगा तो जो आयन यहाँ पे रिलीज होगा वो SO4-2 होगा। वहीं अब अगर आप देखोगे मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है, बट जो आयन रिलीज हो रहा है वो इस बार Br-। तो अगर सॉल्यूशन में डिफरेंट आयन प्रोड्यूस करें, या मैं बोलूँ काउंटर आयन और अंदर के लिगेंड एक दूसरे से एक्सचेंज होके डिफरेंट आयन सॉल्यूशन में प्रोड्यूस करें, तो उनको कहते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, आगे बढ़े। अब आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। सो बेटा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की अगर मैं सीधी सीधी बात करता हूँ तो देखो आपके सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, जिंक NH3 होल 4 CuCl होल 4। तो बेटा ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स है। अब अगर मान लो मैं क्या करूं, एक Cl मैं जिंक की साइड भेज दूं और एक NH3 मैं Cu की साइड भेज दूं, लिगेंड्स को इंटरचेंज कर दूं दोनों एनायनिक और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के बीच में, तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। मैं रीड भी कर देता हूं। सो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म अकर्स इन कंपाउंड्स containing complex anionic and complex cationic parts and can be viewed as an interchange of some ligands from the cation to the anion। आगे बात समझ में, इसको कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब लिंकेज आइसोमेरिज्म की बात करें तो सिंपल सी बात है, अगर किसी भी आपके कंपाउंड में एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है तो वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेंगे। लिंकेज आइसोमेरिज्म अकर्स विद एम्बीडेंटेड लिगेंड्स दैट आर कैपेबल ऑफ कोऑर्डिनेटिंग इन मोर देन वन वे। द बेस्ट नोन केसेस इन्वॉल्व द मोनोडेंटेड लिगेंड्स SCN NCS। ये सारी चीजें देखो आपको ये मैं बता चुका हूँ। द ओनली डिफरेंस इज व्हाट एटम्स द मॉलिक्यूलर लिगेंड बाइंड टू द सेंट्रल आयन। जैसे सिंपल सी चीज, मान लो कोबाल्ट है, 5 NH3 से जुड़ा हुआ है और लिगेंड में छठा लिगेंड आपका NO2 है। छठा लिगेंड कौन है बेटा? NO2। अब ये जो छठा लिगेंड आपका NO2 है, तो मैंने देखा कि इस टाइम पे वो नाइट्रोजन से बाउंड है, बट अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन से उसका लिंक चेंज कर दूं, क्योंकि एम्बिडेंटेड है, कभी वो नाइट्रोजन तो कभी ऑक्सीजन, किसी से भी बॉन्ड बना सकता है। तो अगर इसने बॉन्ड बना लिया किससे? ऑक्सीजन से, तो लिंक चेंज हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे के लिंकेज आइसोमेरिज्म होंगे। क्या होंगे? लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब लगे याद बेटा, अगर हम बात करते हैं तो लास्ट एंड फोर्थ हमारे पास सॉल्वेट आइसोमेरिज्म होता है। अब सॉल्वेट आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूं बेटा, तो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म क्या होता है? जैसे मान लो CrH2O होल 6Cl3। तो अगर मैं यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में अदला बदली कर दूं कि कुछ वाटर मॉलिक्यूल जो लिगेंड की तरह एक काउंटर आयन अंदर ले लूं, और अगर मैं एक वाटर मॉलिक्यूल एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह बाहर पेश कर दूं, तो ये दोनों मेरे क्या कहलाएंगे? सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। क्या कहलाएंगे? सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। तो आई होप आपको कंप्लीट जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो समझ में आया होगा। सिंपल सा डेफिनेशन लिखनी आनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म ही है। ठीक है, जो पहचानने को ऑप्शनल में और डेफिनेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म यहाँ पे हमारा पूरा खत्म होता है। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम यहाँ कंटिन्यू करने वाले हैं वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्वेश्चन के बिहाफ पे ही समझेंगे, इसमें ज़्यादा और कोई ज्ञान नहीं घुसाएंगे। क्वेश्चन लेंगे, वेरिएशन देंगे और टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक CFT है, कलर क्यों शो करता है वही है, और आपका वन शॉट वीडियो खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ से अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कोई भी सवाल बनना होगा तो आपको क्या ध्यान रखना है? 4 पार्ट का ध्यान रखना है। एक कि बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है। दूसरा, अगर हाइब्रिडाइजेशन निकल गया तो इसके रिस्पेक्ट में ज्योमेट्री क्या होगी। तीसरा आपसे बोलेगा कि भैया ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, जिसको अपन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और फिफ्थ, मैग्नेटिक नेचर क्या है, पैरामैग्नेटिक है या फिर डायामैग्नेटिक है। ये सारी चीजें आपसे पूछेगा।
ठीक है, तो इस पे सवाल कैसा बनेगा? ठीक है, तो इसमें सवाल कैसा बनेगा, तो एक सवाल ही लेते हैं सीधा और उसी से ही मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे मान लो कि आपके पास है कोबाल्ट F6-3, ये सारी बातें आपसे पूछ ली, तो वो करना क्या है, करोगे कैसे? तो सबसे पहले स्टेप वन है कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे निकालोगे यहाँ से +3 आएगा, तो क्या आ जाएगा, कोबाल्ट +3। स्टेप 2 क्या है आपका, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कोबाल्ट +3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन 4s0 3d6 आनी चाहिए बेटा, लिखनी है, ये ले भी आओगे तो सब कुछ खत्म है। स्टेप 3 देखो, एकदम स्टेप वाइज चलना है। आप देखो लिगेंड कौन है, अब बेटा लिगेंड जो है वो यहाँ पे F- है, जो कि एक वीक फील्ड लिगेंड है। अब आप ये कैसे पहचानोगे कि सर कौन सा वीक कौन सा स्ट्रॉन्ग, तो NH3 CO CN- और EN, ये चार ही स्ट्रॉन्ग है, इनको छोड़ के अगर कोई भी आ जाता है तो वो सब आपका क्या होने वाला है, वीक होने वाला है, सब आपका वीक है। स्टेप 4 कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल रिक्वायर्ड वो भी कितना होगा, 6 ही होगा। अब ठीक है, तो मैंने कहा यार एक काम करता हूँ, जो 3d6 है इसको ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो 1 2 3d6 ड्रॉ किया, इसमें इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 1 2 3 4 5 और 6, 4s0, फिर उसके बाद 4p, ध्यान रख लो सीधा ऐसे ही करना है, और फिर 4d बना दो। तो आपने क्या क्या बनाया, 3d बनाया, 4s बनाया, 4p बनाया और 4d बनाया। अब आपको एक बात बताओ, वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड के बारे में क्या बताया, नो फोर्सफुल पेयरिंग। अब फोर्सफुल पेयरिंग कैसे होती है वो स्ट्रॉन्ग के केस में मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो जैसे आपने देखा कि यहाँ पे यार कोई फोर्सफुल पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है, इसका मतलब ये लोग जैसे वैसे ही रहेंगे, तो मुझे 6 घर चाहिए, तो एक S 3p और 2d को मैं ले लूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल एंड 2d orbital are intermixed are intermixed to give 6 sp3d2। भाई जो आपने ऑर्बिटल लिया उसके हिसाब से यही हाइब्रिडाइजेशन आएगा, 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, sp3d2 कैसे बोला, एक s 3p और 2d लिए हैं, इसलिए sp3d2। तो जैसे ही आपके पास sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए, तो आपने 3d6 जैसे था उसको वैसे का वैसा ही रहने दिया, और जो 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर लिगेंड से आने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को आपने इस तरीके से एडजस्ट कर दिया। तो यही आपका क्या हो गया, सब कुछ काम यहाँ पे हो गया। तो अगर अब से आपसे पूछा जाए कि बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या था, तो आप बोलोगे sp3d2। आपसे पूछा जाए ज्योमेट्री क्या है, तो आप बोलोगे ऑक्टा हाइड्रल ज्योमेट्री। अच्छा, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, देखो अंदर वाला डी ऑर्बिटल यूज हुआ हाइब्रिडाइजेशन है, बाहर वाला, इसलिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और जब भी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की, तो ये एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ये क्या होगा बेटे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। दूसरी चीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। तो देखो कितनी आसानी से हमने सारी चीजें बता दी कि नहीं। तो वही एक एग्जांपल मैं ऐसा भी ले लेता हूँ जहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, तो मैं ले लेता हूँ CO CN6-3। तो अगेन स्टेप 1 कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट, दैट इज
कोबाल्ट +3। स्टेप 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो CO+3 की बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? आर्गन 4s0 3d6। स्टेप 3 आपका लिगेंड कौन है? तो लिगेंड है बेटा यहाँ CN-। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। किसके लिए जाना जाता है? फोर्सफुल पेयरिंग के लिए जाना जाता है। फोर्सफुल पेयरिंग का मतलब ये होगा जो भी d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको आप पीछे की साइड धक्का देके मैक्सिमम पेयरिंग जो करा सकते हो करा दोगे। ठीक है। स्टेप 4 कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। तो इससे पता चलता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने चाहिए? हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 6 ही चाहिए। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 3d6 ड्रॉ किया और उसके बाद जो जो ऑर्बिटल मेरे पास वेकेंट है उनको मैं यहाँ ड्रॉ कर लूँ तो 4s वाला वेकेंट है। 4p फोर्थ शेल में एंटर कर गया तो फोर्थ शेल के सारे ऑर्बिटल मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन के लिए ओपन हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्योंकि फोर्सफुल पेयरिंग होगी तो फोर्सफुल पेयरिंग क्या कहती है? हुन्स रूल के हिसाब से जो आप इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हो उसको ब्रेक करा देता है। तो जितने भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सबको पीछे ढकेल के पेयरिंग कर दो। तो जैसे ही पेयरिंग करोगे तो ये 6 इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिटल में रह जाएंगे और 2 ऑर्बिटल खाली मिल जाएंगे। 2 ऑर्बिटल यहाँ से खाली मिले, चाहिए कितने टोटल? 6। एक s का ले लिया और 3 p का। अब पीछे वाला d मेरा काम नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। तो यही ऑर्बिटल क्या होंगे? इंटरमिक्स एंड विल गिव 6। अब देखो डी से चालू हो रहा है, 2d d2 1s 3p d2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। आ गई बात समझ में? तो अगर मुझे इसको अलग से ड्रॉ करना है तो मैं जो फोर्सफुल पेयरिंग वाले ऑर्बिटल को अलग कर देता हूँ। 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल इनको मैं इस तरीके से अलग कर लेता हूँ। आ गई बात समझ में कि नहीं? तो अब अगर मेरे को हाइब्रिडाइजेशन D2 sp3 स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल, बेटा आप तो ढंग से लिखोगे, ठीक है? मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में इसलिए ढंग से बता दिया ऑक्टाहेड्रल। उसके बाद इनर वाला डी यूज हुआ है तो इनर और डी ऑर्बिटल। तो इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो वो हमेशा आपको लो स्पिन, वहां पे आपको सबसे कम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे तो वो एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। और क्योंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या है? डायामैग्नेटिक। क्या है? डायामैग्नेटिक। तो बस ये गिने चुने रूल्स फॉलो करने और आपके पास ये सारे सवालों का जवाब आ जाएगा और इतना सही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है। समझ में आया कि नहीं आया? पक्की बात? चलो, नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कहती है कि आपका जो मेटल और लिगेंड का बॉन्ड है वो कैसा है? आयोनिक। ये कहती है कि मेटल और लिगेंड का जो बॉन्ड है वो प्योरली आयनिक है, मतलब इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अब अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना है तो इसीलिए मेटल को हम लोग पॉजिटिव पॉइंट डाइपोल की तरह यहाँ पे ट्रीट करते हैं। और जो लिगेंड्स हैं तो लिगेंड हमारे दो प्रकार के होंगे। कुछ लिगेंड होंगे हमारे न्यूट्रल और कुछ लिगेंड्स होंगे एनायन। तो इनको अपन कहते हैं पार्शियल नेगेटिव डाइपोल और इस एनायंस को बोलते हैं पॉइंट नेगेटिव डाइपोल। क्या बोलते हैं? पॉइंट नेगेटिव डाइपोल। तो इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का हम इनको ट्रीटमेंट देते हैं और इनके बीच की अट्रैक्शन एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बनाएगा और उसी को यहाँ पढ़ना है। अब यहाँ से सवाल क्या बनेगा, हम सीधा उस पे चलते हैं। तो सवाल आपसे ये बन सकता है कि वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई हमें ना ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती कैसे है, आप तो ये बताओ कि ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होती है। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा आपको ये करना है, आप क्या करिए, 5 जो डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स है उसको बनाइए। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? आइसोलेटेड मेटल एटम स्लैश आयन है और ये अभी आपके पास
डीजेनरेट ऑर्बिटल है, मतलब पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी डिट्टो सेम है। तो बोला ही जाता है कि अभी इन पांचों ये जो पांचों ऑर्बिटल है ये अलग अलग दिशाओं में फैले हुए हैं, ठीक है, सारे मतलब एक्सिस पे, बिटवीन द एक्सिस हर ऑर्बिटल, इन ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस है। तो जो लिगेंड है ये हम मान के चल रहे हैं भी सब दिशाओं से आ रहा है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल अप्रोच के साथ आ रहा है। तो ये ऑर्बिटल लिगेंड को एक्सेप्ट करने के लिए अपना एक एवरेज एनर्जी लेवल बढ़ा लेते हैं। समझ में आ गई, अपनी एक एवरेज एनर्जी लेवल को बढ़ा लेते हैं। तो मैं बोलूंगा एवरेज एनर्जी ऑफ 3D ऑर्बिटल increases, average energy of 3D orbital increases, ठीक है, when ligand approaches spherical symmetrically। तो स्फेरिकल सिमेट्रिकली से अगर लिगेंड अगर अप्रोच कर रहा है तो सबने अपनी एवरेज बढ़ा ली। बट ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग में क्या होता है कि भैया लिगेंड जो होते हैं अप्रोचेस थ्रू एक्सिस, सिर्फ एक्सिस से ही आ रहे हैं। अब एक्सिस पे कौन मिला उनको, एक्सिस पे दो एक्सिस वाले ऑर्बिटल मिले, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इनके साथ तो लिगेंड क्योंकि इनके सामने ही आ गए तो मैक्सिमम रिपल्शन देगा। बट जो बिटवीन दी एक्सिस वाले लोग हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, इनके साथ तो मिनिमम रिपल्शन होगा। तो हुआ क्या कि तीन लोगों ने बोला भैया तुम्हारे सामने आ रहे तो तुम अपनी एनर्जी बढ़ाओ ना, इनको एक्सेप्ट करने, हमारे फोकट क्यों एनर्जी बढ़वा रहे हो। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई। तो इसी वजह से इनकी अनबन हो जाती है और ये पांच ऑर्बिटल में की डीजेनरेसी ब्रेक हो जाती है और ये एक्सिस वाले लिगेंड को एक्सेप्ट करने के लिए अपनी एवरेज एनर्जी और बढ़ा लेते हैं और बिटवीन द एक्सिस वाले जिनसे रिपल्शन कम है वो लोअर एनर्जी पे चले जाते हैं। तो ये जो डीजेनरेसी ब्रेक हुई, ये जो दो पार्ट में स्प्लिट हुए, इसी में से एक को कहते हैं ईजी ऑर्बिटल और एक को कहते हैं T2G ऑर्बिटल। एक को कहते हैं ईजी ऑर्बिटल, एक को कहते हैं T2G ऑर्बिटल और इसको कहते हैं बेरी सेंटर। तो ये जो आपका गैप है इसको कहते हैं 3/5 डेल्टा ओ, इसको कहते हैं 2/5 डेल्टा, और जो पूरा Eg और T2G के बीच में एनर्जी गैप है इसको कहते हैं डेल्टा ओ। और डेल्टा ओ होता क्या है, डेल्टा ओ होता है बेटा ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और यहां से ध्यान रखने वाली बात क्या है कि Eg ऑर्बिटल का जो एनर्जी लेवल है वो हाइयर होता है T2G ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल से। इज दैट क्लियर, कोई डाउट। तो इसी तरीके से आपको ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग दिखानी है। अब एक चीज ज्ञान की बात नोट डाल के कि देखो डेल्टा ओ जितना बड़ा होगा, मतलब जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, जितनी ज्यादा ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी, जितना बड़ा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। या मैं बोलूं जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे वो मैक्सिमम स्प्लिटिंग आपकी करा कर देंगे, वहां पे डेल्टा ओ की वैल्यू बहुत बड़ी होगी। तो जो स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड के बीच में जो डिफरेंस है वो इसी बिहाफ पे हम लोग करते हैं। आगे बात समझ में, वेरी गुड। अब एक चीज देखना, ये तो नोट का पहला पॉइंट। नोट का दूसरा पॉइंट ये है कि भाई अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लूं तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन हमारा कहां जाएगा, कहां जाएगा बताओ। क्योंकि अगर देखा जाए तो भाई ये मेरा हो गया क्या T2G, ये हो गया मेरा Eg। अब इसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो 3 इलेक्ट्रॉन तक तो T2G में रहेगा। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, तो देखो बेटा इनके बीच का गैप जो है वो डेल्टा ओ है। तो बहुत सिंपल चीज है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो वो पेयरिंग एनर्जी शो करेगा और अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो अगर वो स्प्लिटिंग एनर्जी के गैप से ज्यादा एनर्जी ओवरकम कर लेता है तो वो ऊपर भग जाएगा। तो सिंपल से आपको क्या ध्यान रखना है, आप सिंपल सोचो, अगर उसकी कूदने वाली एनर्जी कम है पेयरिंग एनर्जी से, अगर
स्प्लिटिंग एनर्जी वहीं नीचे पेयर होने वाली एनर्जी से कम है, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कूद के ऊपर चल जाएगा, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल गो इन Eg। तो क्या दिखेगा आपको, T2G3 Eg1। और अगर स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल गो इन वेयर 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 इन T2G। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन T2G4 Eg0 ही नजर आएगा। तो ये दो पॉइंट को आपको क्या रखना है बेटा, ध्यान रखना है। इसके बिहाफ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो इसके बाद जब ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो गई तो आपके पास आता है टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की अगर मैं बात करता हूं बेटा, सेम एज ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, बट डिफरेंस क्या होगा भाई, मतलब आइसोलेटेड होंगे, एवरेज एनर्जी बढ़ाएंगे, ठीक है। बट इस बार यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या ध्यान रखना है, आपको देखो डायग्राम वैसे ही बनाना है, लिगेंड अप्रोचेस थ्रू बिटवीन एक्सिस। इसका मतलब डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड के बीच में इनके साथ लिगेंड का मैक्सिमम रिपल्शन होगा, और डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो एक्सिस वाले हैं इनके साथ मिनिमम रिपल्शन होगा। तो इस बार जो स्प्लिटिंग होगी उसमें उल्टा हो जाएगा, उसमें ये हो जाएगा कि 3 ऑर्बिटल ऊपर चल जाएंगे, 2 ऑर्बिटल नीचे आ जाएंगे, बीच में क्या रहेगा, बैरी सेंटर रहेगा। इसलिए अब इसको बोलते हैं T2, जी स्क्रिप्ट हम लोग हटा देते हैं और इसको बोलते हैं E। तो जो इनका एनर्जी गैप है इसको बोलेंगे डेल्टा टी, ठीक है। बैरी सेंटर से T2 का जो गैप है उसको 3/5 डेल्टा, 2/5 डेल्टा टी, और इसको 3/5 डेल्टा टी अपन बोलेंगे। आया समझ में। और ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग 4/9 टाइम्स ऑफ, सॉरी, टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग 4/9 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के इक्वल होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो सेम डायग्राम बनेगा, बस यहाँ पर जाके बेटा यहाँ पर 3 ऊपर 2 नीचे आ जाएंगे, सेम डायग्राम सबको सेम चलेगा, तो प्लीज गलती नहीं करना। अब आता है बेटा, सिंपल सी भाषा में बोलता हूँ, क्या कॉम्प्लेक्स कलर शो करते हैं? मैंने कहा बिल्कुल करते हैं। क्या कॉम्प्लेक्स कलर शो करते हैं? यस, बिल्कुल करते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? और इस भाई हम क्या बोलेंगे, देखो जो, और कलर भी लिगेंड के जैसे, सो लिगेंड की वजह से कलर आता है, आसान भाषा में लिख रहा हूं, ठीक है। अब कलर क्यों आता है, जब लोअर डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर डी ऑर्बिटल में जाएगा। भाई आप सिंपल सा देख लो, मैं यहीं से समझा देता हूं कि आपके पास मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है। अब ये लोअर डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर जब Eg में जाएगा तो ये कुछ ना कुछ एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब। उस एनर्जी से एब्जॉर्ब करेगा तो कुछ ना कुछ लाइट एब्जॉर्ब करेगा, और जब ये वापस से डी एक्साइट होकर नीचे आएगा तो उसी कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। जो एनर्जी रिलीज करेगा उससे जो लाइट होगी, जो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी होगी उससे जुड़ी हुई लाइट आपको कलर के फॉर्म में दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो लिगेंड की वजह से आप सिंपल सी बात याद रखोगे, कलर आता है। दूसरी चीज, जो कलर एब्जॉर्ब होगा उसी के कॉम्प्लीमेंट्री में कलर शो होगा। समझ रहे हो, मतलब अगर ग्रीन कलर एब्जॉर्ब किया तो एक पर्टिकुलर रेड कलर आपको दिखाई देगा। जैसे अगर ग्रीन एब्जॉर्ब हुआ तो रेड कलर शो होगा। मतलब जो कलर एब्जॉर्ब हो रहा है उस पे डिपेंड करेगा कौन सा कलर आपको वहां दिखाई देगा। समझ में आया? सिंपल पॉइंट्स में लिख रहा हूं इसीलिए। आ गई बात समझ में? चलो ठीक है। उसके बाद कई बार ऐसे बोला जाता है कि जैसे मान लो आपके पास एक है टाइटेनियम H2O होल 6 + 3, जैसे ही मैं इसको हीट करता हूं
ये आपका अभी होता है वॉयलेट कलर का, ये होता है अभी आपका वॉयलेट कलर का। पर जैसे ही मैं इसको हीट करता हूँ ये हो जाता है बेटा कलरलेस। क्या हो जाता है? कलरलेस। अब ऐसा क्यों? देखो कलर किसकी वजह से? लिगेंड की वजह से। जैसे ही मैं हीट करूंगा इट विल लूज ऑल वाटर। सारे वाटर मॉलिक्यूल अगर रिलीज हो गए, इसका मतलब यहाँ पे कोई लिगेंड नहीं बचा, कोई लिगेंड नहीं बचा, इसी वजह से ये क्या हो जाता है? कलरलेस। क्या हो जाता है बच्चों? कलरलेस हो जाता है। अब आप एनसीईआरटी खोलोगे तो वहां पर आपको निकल कि एक सॉल्यूशन में अगर मैं इथेन 1,2 डाइमाइन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता जाता हूँ, कॉम्प्लेक्स के अंदर उसका नंबर बढ़ाता जाता हूँ, तो कैसे कैसे कलर में वेरिएशन आता है, क्योंकि लिगेंड की क्वांटिटी पे भी डिपेंड करेगा, वो आपको वहां से देखना है। तो इसी के साथ बेटा आपका ये जो वन शॉट है वो पूरा खत्म होता है। ठीक है, इसके अंदर जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, कहाँ से आ सकते हैं, कैसे बनाना है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, डेंटिसिटी, मोनोडेंटेट, नेमिंग कैसे करनी है, लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं, ठीक है, और आपके जियोमेट्रिकल आइसोमर क्या होते हैं, कौन दिखाता है कौन नहीं दिखाता है, नेमिंग कैसे करनी है, नाम से फॉर्मूला, फॉर्मूले से नाम, ठीक है। हाँ, ये सर्कुलेशन क्या होता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, पॉलीडेंटेड, बाइडेंटेड क्या लिगेंड्स होते हैं, समझ में आ गई बात। कोऑर्डिनेशन, पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, होमोलिप्टिक, हेटेरोलिप्टिक स्पीशीज क्या होती हैं, कैसे कैसे इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जिन जिन के बारे में आपको पता होना चाहिए। कभी भी अगर आपको कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला गैस करने को बोला जाए तो जितने मोल AgCl प्रेसिपिटेट हो रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में कैसे आप गैस करोगे वो आपको पता है। प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, उसमें डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले अल्फ्रेड ने ये बातें बताई थी। डबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, एडिशन कंपाउंड क्या होता है, सारी चीजें हमने इस वन शॉट में कवर कर ली है। तो आई होप आपको ये पूरा सेक्शन जो हमने पढ़ा अभी तक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो प्लीज बच्चों इसको पूरा वन शॉट को अच्छे से रिवाइज करो, एनसीईआरटी PYQs के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो, और इसके बाद में एक पूरा कंबाइंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका पूरा लेक्चर वो भी आपके लिए लेके कल तक वो भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले वन शॉट देखो, एनसीईआरटी पढ़ो, खुद से इसके क्वेश्चंस लगाओ, PYQs लगाओ, सिर्फ PYQs सैंपल पेपर में जितने भी इसके क्वेश्चन दे रखे हैं सब कुछ लगाओ। मैंने इन डेप्थ आपके सामने क्वेश्चंस चैप्टर का डिस्कशन कर लिया है। ठीक है बच्चों, पक्की बात। तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, और इसी के साथ चा चा बाय बाय। ठीक है बच्चों।